ये दोस्तों हम पढ़ रहे हैं संविधान के अनुच्छेद 103 से 95 तक। ठीक है, हम भागों को देखेंगे। सबसे बड़े सबसे पहले भागों को विभाजित करते हुए हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहला भाग है संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। 4 ये अनुच्छेद हैं और इसका जो पहला अनुच्छेद है वो कहता है भारत राज्यों का संघ होगा, इंडिया। आर्टिकल फर्स्ट जो है वो कहता है, एक तो वो संघ का नाम देगा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक, इस तरह से लिखा हुआ है। तो मतलब भारत का नाम भी देता है और उसके स्टेट्स के बारे में भी बताता है, राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। तो पहला जो है वो है संघ का नाम, उसका राज्य क्षेत्र। दूसरा है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना से संबंधित। जैसे सिक्किम को राज्य बनाया गया। सिक्किम को राज्य कब बनाया गया? तो उसको 2 का के रूप में जोड़ा गया था। बाद में सिक्किम जब स्थायी राज्य बन गया तो उस पर 2 का को हटा दिया गया। 1947 तक सिक्किम भारत का एक शाही राज्य था। 1947 तक, जहां सोग्याल का शासन था 1947 तक। ठीक, 1947 में ब्रिटिश शासन के समाप्त होने पर सिक्किम भारत द्वारा रक्षित किया गया। भारत सरकार ने इसके रक्षा, विदेश मामले और संचार का उत्तरदायित्व लिया। 1974 में सिक्किम ने भारत के प्रति अपनी इच्छा दर्शाई। ठीक, और उसके अनुसार संसद द्वारा 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 लागू किया गया। 1974 में 35वां संविधान संशोधन लागू किया। 1947 में सहयोग किया भारत ने सिक्किम का, और उसके जस्ट उल्टा 47 का उल्टा 74 में सिक्किम 35वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे यहाँ शामिल हो गया। ठीक है, और इसके द्वारा सिक्किम को एक संबद्ध राज्य का दर्जा 1974 में मिला। ठीक है, और उसके उद्देश्य के लिए एक नए अनुच्छेद 2 का और नई अनुसूची जो है 10वीं अनुसूची शामिल की गई। सिक्किम के लिए ये किया गया, जिसमें संबद्धता की शर्तें और नियम उल्लिखित किए गए, संविधान में जोड़ा गया। हालांकि इसका यह प्रयोग अधिक नहीं चला। इससे सिक्किम के लोगों में महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं हुई। 1975 में एक जनमत संग्रह के दौरान उन्होंने चोग्याल के शासन को समाप्त करने के लिए मत किया। इस तरह सिक्किम भारत का एक अभिन्न हिस्सा 1975 में बन गया और 36वें राज्य के रूप में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा क्षमा कीजिएगा, 37वें राज्य नहीं, 36वें संविधान संशोधन के रूप में 1975 में प्रभावी होने के बाद में सिक्किम जो है भारतीय संघ का एक पूर्ण राज्य बन गया। 22वां राज्य ये बना। 22वें राज्य के रूप में सिक्किम को शामिल किया गया। ठीक है, इस संशोधन के माध्यम से संविधान की पहली और चौथी अनुसूची को संशोधित करके एक नया अनुच्छेद 371 जोड़ा गया, जिसमें सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। सिक्किम के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधानों की व्यवस्था इसमें की गई है। अनुच्छेद 2 का और 10वीं अनुसूची को जो है भी निरस्त कर दिया गया। 2 का को भी और 10वीं अनुसूची को भी निरस्त कर दिया गया। 1974 में 35वें संविधान संशोधन के द्वारा जिनको जोड़ा गया था। ठीक है, 10वीं अनुसूची को भी यहाँ पर क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। तीसरा है नए राज्यों का नाम, वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा और नाम परिवर्तन। अनुच्छेद 3 कहता है। 4 कहता है पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन करना, अनुपूरक, आनुषंगिक और परिमाणिक विषयों के उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियां। तो ये अनुच्छेद 104 तक जो है भारत का पहला भाग है संविधान का, वो है संघ और इसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बात की गई है। 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता की बात की गई है। 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार दिए गए हैं। 7 में पाकिस्तान को, देखिए पहले 6 में तो थे पाकिस्तान से भारत को, और 7वें में है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। इसके अलावा 8वें में है भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लिए। इसके अलावा 9वां है विदेशी राज्य की नागरिकता से स्वेच्छ अर्जित करने पर व्यक्तियों की नागरिकता करना होना। 9 में से कहा गया है नागरिकता नहीं होगी। इसके अलावा 10 में कहा गया है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, और 11 है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा नियमन करना। 5वां संविधान के प्रारंभ में। 6 पाकिस्तान से भारत आए उनकी नागरिकता। 7वां भारत से पाकिस्तान गए फिर वापस भारत आ गए उनकी नागरिकता। 8 भारत से बाहर रहने वाले मूल भारतीयों की नागरिकता। 9 है अन्य की तय करोगे तो भारत 9 भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। 10वां नागरिकता के अधिकारों को बना रहना, और 11वां संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। तीसरा जो हमारा भारतीय संविधान का भाग है वो है 12 से 35 तक मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, एफआर। तो पहले 12 में तो दी गई परिभाषा। 13 में लिखा गया है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। ठीक है, मूल अधिकारों से असंगत कौन कौन सी विधियां हैं और उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां जो है स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाएगी और उस हिस्से तक जो है निष्प्रभावी मानी जाएगी, ऐसा 13 में कहा गया है। अब देखिए 14 से लेकर के 18 तक जो है वो है समानता का अधिकार। सबसे पहले 14 की बात करें तो विधि के समक्ष समानता। 15 में तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है, ये भी समानता की बात करता है। 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता।
17 में है समानता के लिए अस्पृश्यता का अंत, और 18 में है उपाधियों का अंत। तो ये समानता की बात है 14 से लेकर 18 तक। 19 से 22 तक जो है वो है स्वतंत्रता के अधिकार। 19 में है वाक स्वतंत्रता विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसके अलावा देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े हुए 6 अधिकार बताता हूँ मैं आपको। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित है अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 से 22 तक जो है स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित हैं। 19 में कहा गई है 6 प्रकार की स्वतंत्रता। एक तो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पहली स्वतंत्रता है। दूसरी है अभिव्यक्ति करोगे तो क्या करोगे, कोई सम्मेलन करोगे, ठीक है, तो सम्मेलन के लिए अभिव्यक्ति। दूसरा जो है सम्मेलन की स्वतंत्रता है आपको सम्मेलन करने की। इसके अलावा अभिव्यक्ति करके सम्मेलन करके आप क्या करोगे, मान लो आपने अभिव्यक्ति की भी कोई सम्मेलन किया तो आप फिर संघ बनाने की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। तो तीसरी जो इसके अंतर्गत आती है 19 के अंतर्गत वो है संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप संघ भी बना दोगे, मान लो संघ बना करके अपने राज्य में तो रहोगे नहीं, किसी और राज्य में भी अपनी बातें अभिव्यक्ति या सम्मेलन करने के लिए जाओगे बाहर, तो संचरण करना चौथी बात आती है। संचरण करने की स्वतंत्रता चौथी है। संचरण करेंगे, वहाँ जाएंगे मान लो, तो वहाँ कुछ समय के लिए निवास करना पड़ सकता है, काफ़ी लंबे समय तक निवास करना पड़ सकता है। तो छठी आती है भाई, 5वीं आती है निवास की बात, ठीक है। अगर मान लो कहीं दूसरे जगह जाओगे निवास, तो वहाँ ऐसा तो है नहीं कि आपको पैसा मिलता ही रहेगा फ्री में। आप खाना चलाने के लिए, अपने पेट को, कार्य को चलाने के लिए वहाँ आपको कोई न कोई वृत्ति या व्यापार करना पड़ेगा। तो इसलिए इस अधिकार 19 के अंतर्गत जो आते हैं वो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फिर सम्मेलन की स्वतंत्रता, फिर संघ की स्वतंत्रता, फिर संचरण की स्वतंत्रता, फिर निवास की स्वतंत्रता और फिर वृत्ति की स्वतंत्रता। ये 19 के अंतर्गत आने वाली 6 स्वतंत्रताएं हैं। इसके अलावा 20 के अंतर्गत आती है अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संबंध में संरक्षण। 20 है जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संबंध में संरक्षण। 21 कहते हैं प्राण एक दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो आता है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। 21 का प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22। देखिए अनुच्छेद 23 है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। बलात् श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 23 में क्या क्या कहा गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकारों में शामिल है बलात् श्रम का, यानी कि बलपूर्वक अगर मान लो कोई श्रम करवाया जाता है तो उसका प्रतिषेध 23 में किया गया है। 24 में कहा गया है कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध है। तो बच्चे इस तरह के जो होते हैं उनको कारखानों आदि में नियोजित नहीं किया जा सकता, ये 24 मना करता है। अब देखिए 25 से 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आता है। अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आती है। 26 के अंतर्गत आती है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों को प्रबंधित करने की स्वतंत्रता। 26 आ गई धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। 27 कहता है किसी धर्म के अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। ऐसा है ना कि कोई धार्मिक अभिवृद्धि के लिए मान लो आप किसी धर्म की अभिवृद्धि चाहते हैं तो उसके लिए कर नहीं लगेंगे, टैक्स नहीं लगेंगे। 28 कहता है कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा व धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। आप चाहें तो किसी भी शिक्षा संस्थान में धार्मिक उपासना में आप उपस्थित हो सकते हैं, आपको स्वतंत्रता है। अब हम बात करते हैं 5वें मौलिक अधिकार की, वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार में 29 और 30 दो ही आर्टिकल हैं। 29 कहता है अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा। भाषा की भी रक्षा, लिपि की भी रक्षा और संस्कृति की भी रक्षा जो है अनुच्छेद 19 में कहा गई, 29 में कहा गई है। 30 कहता है शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार। शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 में। अब देखिए छठा है सामविधिक उपचारों का अधिकार। सामविधिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में लिखा गया है। इसके अंतर्गत अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार है। इसमें शामिल याचिकाएं हैं, पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, दूसरा है परम आदेश, तीसरा है प्रतिषेध। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध। चौथा है उत्प्रेषण। तीसरा और चौथा जो है प्रतिषेध, उत्प्रेषण, वो एक दूसरे के निकट लग रहे हैं मुझे, हालांकि इनके अर्थ अलग अलग हैं। और 5वां है अधिकार पृच्छा। तो ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आने वाली चीज़ें हैं। इसमें ध्यान देने की बात ये है कि इन अधिकारों की अगर बात करूं तो देखिए केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है, उनमें पहला है एक तो अनुच्छेद 15, यानी कि केवल धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकते, वो केवल भारतीयों के लिए, विदेशियों के लिए नहीं।
उनमें भेदभाव किया जा सकता है, हालांकि किया नहीं जाता है लेकिन किया जा सकता है, उसमें रोक नहीं है, वो उनको मौलिक अधिकार नहीं है इसके लिए वो फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाए, नहीं। तो ये केवल नागरिकों के लिए है। 16 जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता जो है विदेशियों को नहीं मिलेगी, भारतीयों को मिलेगी केवल। 16 भी जो है विदेशियों को प्राप्त नहीं है, केवल भारतीयों के लिए जो है वो है। 19 जो है विचार अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध विचरण और निवास और संघ बनाने की स्वतंत्रता 19 के अंतर्गत आती है, वो केवल नागरिकों को प्राप्त है। विदेशियों को इस बारे में रोका भी जा सकता है, ठीक है, रोकना जरूरी नहीं, रोका भी जा सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 29 और 30 जो है वो भी विदेशियों को प्राप्त नहीं है। जैसे अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्कृति संबंधी अधिकार 29 के अंतर्गत आते हैं, केवल नागरिकों के लिए। अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रचार हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार भी 30 में दिया गया है, वो भी केवल नागरिकों को। ऐसे कौन से अधिकार हैं जो नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो वो अधिकार हैं, एक तो 15, 16, 14 से 18 तक में कौन कौन से अधिकार जो है नागरिकों को प्राप्त नहीं है, ध्यान दीजिएगा। उन अधिकारों में शामिल है एक तो अनुच्छेद 15, 14 से लेकर 18 तक में एक तो 15 है जो केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है, ध्यान दीजिएगा। केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, उनमें एक तो 15 है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है 15, 16 भी विदेशियों को प्राप्त नहीं है, 19 भी विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो 15, 16 और 19 विदेशियों को प्राप्त नहीं है, ठीक है। 29, 30 भी विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो 14 से लेकर के 18 तक में 14 काट दो, 15 है, 16 है, 17 काट दो, 18 काट दो, 19 है। सॉरी 14 से 18 तक में तो केवल 2 ही है, 15, 16, ठीक। 15, 16 जो है वो 15 और 16 की जो समानता है वो केवल क्या मिलेगी? नागरिकों को मिलेगी, विदेशियों को नहीं मिलेगी, ठीक है। जबकि 19 से 22 तक की स्वतंत्रता में 19 की जो स्वतंत्रता है वो केवल नागरिकों को मिलेगी, विदेशियों को नहीं मिलेगी, ठीक है। बाकी की स्वतंत्रता उनको मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा 29, 30 में जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हैं वो केवल नागरिकों को प्राप्त होंगे, विदेशियों को प्राप्त नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे कौन से हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त हैं, शत्रु देश के लोगों को छोड़ दें तो, ठीक है। तो वो है एक तो 14 जो है केवल नागरिकों के लिए नहीं है, वो विदेशियों को भी प्राप्त हैं। 14 जो है विदेशियों को भी प्राप्त है, भारतीयों को तो सारे है ही, 14 विदेशियों को भी प्राप्त हैं। 14 से 18 तक में एक 14 ही हैं। 19 से 22 तक में जो है 19 तो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, लेकिन 20 जो हैं विदेशियों को भी प्राप्त हैं, और 21 भी प्राप्त हैं, 21 का भी प्राप्त है, और 22 भी प्राप्त है। तो 19 से 22 तक में 19 को छोड़ दें। 14 से 18 तक में एक 14 ही है, जो एक 14 ही ऐसा है जो नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त है, दोनों को प्राप्त है। दोनों को प्राप्त में 14 एक मात्र है 14 से 18 में। 19 से 22 तक में 19 को छोड़ दें, बाकी सारे हैं, ठीक है। 23 और 24 भी जो है नागरिकों को प्राप्त हैं, ठीक है। 25 से 28 तक में 25, 26, 27, 28 सारे शामिल हैं। 29, 30 जो हैं वो सम्मिलित नहीं है, वो नागरिकों को ही मिलेंगे, विदेशियों को नहीं मिलेंगे। विदेशियों को कौन कौन से मिल सकते हैं? 14 मिल जाएगा विदेशियों को, 14 से 18 तक में 14 विदेशियों को भी मिल जाएगा, मतलब 15 तो केवल नागरिकों के लिए, 16 भी केवल नागरिकों के लिए है। तो 14 से 18 तक में केवल एक मात्र अधिकार जो 14 है वो नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी मिल जाएगा, ठीक है। 19 से 22 तक में 19 को छोड़ दें तो 20, 21, 21 का 22 ये सब सम्मिलित हैं। 23, 24 जो मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार है, 23 और 24 वो दोनों भी विदेशियों को प्राप्त है, उनके साथ शोषण हम नहीं कर सकते। इसके अलावा 25 से 28 तक देखें तो वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की, धर्म के अभिवृद्धि के लिए तो 25वां जो है विदेशियों को भी प्राप्त हैं, वो भी कर सकते हैं यहाँ आकर के, ठीक है। इसके अलावा 26, 27 और 28 जो हैं उन वाले अधिकार भी लोगों को प्राप्त हैं। तो केवल नागरिकों को 15 है, इसके अलावा 16 है, तो 15 और 16 जो है केवल नागरिकों के लिए है, 19 भी केवल नागरिकों के लिए है। 15, 16, 14 से 18 तक में केवल 15, 16 जो है। इसके अलावा 19 जो है 19 से 22 में 19 हो गया जो केवल नागरिकों को है, ठीक है। 29 और 30 केवल नागरिकों को है, ठीक है। तो देखिए मौलिक अधिकार में 12 में परिभाषाएं, 13 है मूल अधिकारों से असंगत और उनके अल्पीकरण करने वाली विधियां खत्म हो जाएगी, वो दिखा हुआ है। 14 से 18 तक जो है वो है समानता, उसमें विधि की समक्ष समानता, मूल वंश के आधार पर भेदभाव का निषेध। 16 कहता लोक नियोजन में अवसर की समानता। 17 अस्पृश्यता का अंत। 18 उपाधियों का अंत। तो इनमें जो 14 है विधि के समक्ष समता, ये विधि के समक्ष समता केवल किसको मिलेगी? नागरिकों को ही मिलेगी, ठीक है, केवल नागरिकों को ही मिलेगी, उसमें नहीं। विधि के समक्ष समता विदेशियों को भी मिलेगी,
विधि की समक्ष क्षमता जो है विदेशियों को भी मिलेगी। लेकिन धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव करने से केवल नागरिकों को मिलेगा। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता भी केवल नागरिकों को मिलेगी। अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों का अंत जो है, इनकी बात हम बाद में करेंगे। इसके अलावा 19 से 22 तक जो है, जिसको हम कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें 19 जो है वो केवल नागरिकों को मिलेगी, सब लोगों को नहीं मिलेगी, ठीक है। और 20 जो है वो विदेशियों को भी मिल जाएगी, 21 का भी और 22 भी। 19 को छोड़ दें तो बाकी सब जो है विदेशियों को भी मिल जाएंगे, ठीक है। 23 और 24 भी विदेशियों को मिल जाएंगे, ठीक है। और 25 से 28 तक में जो है 25 भी विदेशियों को मिल जाएगा, 26 भी विदेशियों को मिल जाएगा, 27 भी विदेशियों को मिल जाएगा और 28 भी विदेशियों को मिल जाएगा। 29 और 30 की बात करें तो ये केवल भारतीयों के लिए हैं, इसमें विदेशियों को कुछ नहीं मिलने वाला है। 31 जो है संपत्ति का अनिवार्य अधिकरण जो है हटा दिया गया। 31 क जो है, 31 ख जो है, 31 ग जो है वो पड़े हैं। 31 क जो है संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति, संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति दे रखी है। 31 ख में कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण दिया हुआ है। 31 ग में कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्यावृत्ति दी हुई है। 31 ग जो है राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के संबंध में कानून का बचाव था, हालांकि वो निरस्त की जा चुकी हैं। 32 जो है अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार दिए हुए हैं, 32 का जो है निरस्त किया जा चुका है। 33 तो देर का है। 33 कहता है कि इस भाग यानी मौलिक अधिकार वाले भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू करने, उपांतरण करने की संसद की शक्ति होगी। इसके अलावा 34 जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन हो जाएगा। और 35 में लिखा गया है इस भाग के उपबंधों को प्रभावित करने के विधान दे रखे हैं। 36 से 91 तक हमारा संविधान का चौथा भाग डीपीएसपी आता है। 36 में परिभाषा दी हुई है। 37 में इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को लागू करना लिखा गया है। 38 में राज्य लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ऐसी बात लिखी हुई है। 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व दिए हुए हैं। और 39 का में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता दी हुई है। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। 41 में कुछ दशाओं में काम और शिक्षा लोक अधिकार पाने के अधिकार हैं, कुछ दशाओं के साथ है, ठीक है। 42 है काम, न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता से का उपबंध। 43 में लिखा गया है कामकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। 43 का में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। 43 अनुच्छेद जो है उद्योगों से संबंधित है, कर्मकारियों से संबंधित है। 43 ख जो है सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के बारे में लिखा गया है। 44 में लिखा गया है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होनी चाहिए। आर्टिकल 44 जो है यूसीसी की बात कर रहे हैं। 45 में लिखा गया है बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का पाबंद। 46 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों के अभिवृद्धि। 47 है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने, लोक स्वास्थ्य को सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य। 48 में लिखा गया कृषि और पशुपालन का संगठन। 48 का जो है पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा 48 का में लिखा गया है। क्योंकि 48 में कृषि और पशुपालन की बात की गई है तो 48 का में पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन, वन्य जीव वृक्षों की रक्षा जो है ये जोड़ी गई थी 2011 में, शायद मेरे हिसाब से 2002 में जोड़ी गई थी। जब वो 11वां कर्तव्य जोड़ा था ना, उस समय इसको जोड़ा गया था। इसके अलावा 49 जो है राष्ट्रीय महत्व के संसारकों, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण की बात की गई। 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण लिखा गया है। राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण जो है हमारे संविधान के डीपीएस में सम्मिलित हैं। 51 लिखा गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ठीक है। 51 खत्म हो गया। 52 से लेकर के 51 का में मौलिक कर्तव्य आ जाएंगे और 52 से लेकर 78 तक जो है वो आ जाएगी कार्यपालिका। 52 से लेकर 78 तक में कार्यपालिका आ जाएगी पूरी, लेकिन 52 से लेकर के जो 73 तक हैं वो केवल हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में। 52 से लेकर के 73 तक, ठीक है। 74 और 75 जो है मंत्रिपरिषद कैबिनेट के बारे में बताते हैं, ठीक है। और 76 भारत का महान्यायवादी हो गया। 77 और 78 जो है 77 में लिखा गया है भारत सरकार के लिए कार्यों का संचालन और 78 में लिखा गया है राष्ट्रपति को जानकारी देने के आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, ठीक है। तो इस प्रकार ये विभाजन हम यहाँ देख सकते हैं। अब एक बार अगर हम भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के संदर्भ में देखें तो 52 भारत का राष्ट्रपति दी हुई है, ठीक है। राष्ट्रपति 52, 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति, 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, 54 में निर्वाचन है, 52 में राष्ट्रपति की बात की गई है।
55 में निर्वाचन की रीति दी हुई है निर्वाचन के साथ साथ, ठीक है। 56 में पदावधि की, राष्ट्रपति की पदावधि दी हुई है। 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, 55 राष्ट्रपति की रीति निर्वाचन तरीका, और 56 में पदावधि, और 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता दी हुई है, ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में। 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं दी हुई हैं, ठीक है। अर्हताएं क्या क्या होंगी वो 58 में दी हुई हैं। 52 में राष्ट्रपति का पद दिया हुआ है। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति दी हुई है। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। 55 में निर्वाचन की रीति है। 56 में पदावधि है राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए, और पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता 57 में दी हुई है। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए अर्हताएं 58 में दी हुई हैं, और 59 जो है उसमें राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें दी हुई हैं, ठीक। और 60 जो है राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान लिखा हुआ है। तो 52 में राष्ट्रपति का पद है। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति है। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया हुआ है। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी हुई है। 56 में जो है राष्ट्रपति की पदावधि दी हुई है। 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है। 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए अर्हताएं हैं। 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें हैं, और 60 में शपथ प्रतिज्ञान लिया हुआ है। 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। 62 राष्ट्रपति पद में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन करने का समय, आकस्मिक रिक्ति भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि इसमें दी हुई है। भारत का उपराष्ट्रपति जो होगा वो 63 में जाते आया है। तो उपराष्ट्रपति जो है, अब हम इसको उपराष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। तो 62 तक जो है, 52 से लेकर के 62 तक के ये 10 आर्टिकल जो है राष्ट्रपति के संदर्भ में, हालांकि 11 आर्टिकल है पर 10 अंतर दिख रहा है आपको। फिर से देख लेते हैं। 52 भारत के राष्ट्रपति। 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 निर्वाचन की रीति। 56 राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। 58 निर्वाचन के लिए अर्हताएं। 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें और राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान। 60 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, और 62 राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय, आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। बात करते हैं 63 से लेकर के 73 तक के। देखिए 10 आर्टिकल जो हैं बताते हैं राष्ट्रपति के बारे में, और 63 से लेकर के 73 तक जो है 10 आर्टिकल बताते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। 63 में भारत का उपराष्ट्रपति लिखा गया है। 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना लिखा गया है, ठीक। 65 में लिखा गया है राष्ट्रपति के पद के आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य करना, उसके कर्तव्य का निर्वहन करना। राष्ट्रपति जब नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा। 66 में लिखा गया है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 67 में उसकी पदावधि। 68 में उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन समय, आकस्मिक रिक्ति भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ लिखी गई है। 69 में 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित संसक्त विषय। 72 में क्षमता आदि की कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार, लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति लिखी गई है 72 में, ठीक है। ये 72 हैं। क्षमता आदि की कुछ मामलों में दंडादेश से निलंबन लिखा गया है। अपरिहार्य या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति है, और संघ की कार्यपालिका का शक्ति विस्तार, ठीक है। तो ये तो थे राष्ट्रपति और इसके अंतर्गत आते थे 73 तक। 52 से 62 तक जो है राष्ट्रपति, और 63 से लेकर के 73 तक जो है वो आ जाएंगे उनमें। बात करते हैं अब आगे 74 से लेकर के 78 तक में। तो 74 राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद लिखी गई है। 75 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध लिखे गए हैं, उनकी योग्यताएं, अर्हताएं वगैरह सब चीजें देखी, वेतन भत्तेवादी। 76 में भारत का महान्यायवादी लिखा गया है। 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन लिखा गया है। 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के आदि संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य लिखे गए हैं। लास्ट आर्टिकल जो है ये खत्म हो गया। अब जो है कार्यपालिका समाप्त हो गई, अब संसद शुरू हो जाएगी 79 से लेकर 122 तक। 79 से लेकर 122 तक लगातार यहाँ पर बात की गई है। इसके बारे में संसद का गठन 79 में लिखा गया है। 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा, 82 जो है प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, 83 संसदनों की अवधि, 84 सदस्यता के लिए अर्हता, 85 सत्र के अवसान, 17 अवसान विघटन के बारे में बात की गई 85 में। 86 में सदन के अभिभाषण और उनके संदेशों को भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। 88 में सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार। 89 में राज्यसभा की सभापति और उपसभापति, ठीक है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। राज्यसभा की बात 80 में की गई है, ठीक है, और 89 में जो है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति की बात की गई है। 90 में लिखा गया सभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, उस मेरे बारे में लिखा गया है।
91 में लिखा गया सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने और सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति और अन्य व्यक्तियों की शक्ति। तो सभापति के रूप में उपसभापति काम कर सकता है या सभापति द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति काम कर सकता है। 93 में लिखा गया है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लिखे गए हैं, चूँकि जो है 81 में लोकसभा लिखी गई है, तो 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लिखे गए हैं। 94 में लिखा गया अध्यक्ष, 93 94 दोनों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से जुड़े हुए लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात लिखी गई है। 94 में लिखा गया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा, पद त्याग होगा या पद से हटाया जाएगा, इस तरह की चीजें। 96 में लिखा गया है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद हटाने पर कोई संकल्प विचाराधीन या कोई पीठासीन न होना। मतलब 95 में अन्य व्यक्ति जो है वो अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करेगा, वो लिखा गया है। 96 में अध्यक्ष पद उपाध्यक्ष हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है या उसकी पीठासीन न होना। 97 में लिखा गया सभापति उपसभापति अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते। 98 में संसद का सचिवालय। 99 में शपथों द्वारा प्रतिज्ञान। और 100 में जो लिखा गया है वो है सदनों के मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति। 101 रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, स्थानों का रिक्त होना 101 में लिखा गया है, स्थानों का रिक्त होना। 102 में सदस्यता के लिए निरर्हताएं। 103 में सदस्यता को निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। 104 जो है उसमें लिखा गया 99 के अधीन शपथ लेने, प्रतिज्ञान करने के पहले या निरहित किए जाने वाले करने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति। 105 में संसद के सदनों की और उसके सदस्यों की समितियों की शक्ति विशेष अधिकार। 106 में सदस्यों के वेतन भत्ते। 107 में विधेयक को पुनर्स्थापना पारित करने के संबंध में उपबंध। 108 कुछ दशों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 110 में धन विधेयक की परिभाषा। 111 विधेयक पर अनुमति। 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। 113 संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया विनियोग विधेयक। 115 में अनुपूरक अतिरिक्त और अधिक अनुदान। 116 लेखा अनुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान। 117 वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। 118 प्रक्रिया के नियम। 119 संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि विनियमन। 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 121 संसद में चर्चा पर निर्बंधन। 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना। 123 जो है संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। इस प्रकार 123 तक जो है ये दिए हुए, हालांकि 122 तक ही संसद है, 123 जो है उसको हम अलग से ही एक चैप्टर के रूप में देखते हैं। अब हम सुप्रीम कोर्ट की उच्चतम न्यायालय की बात करेंगे। उच्चतम न्यायालय की स्थापना 124 में लिखी गई है। 124 का में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो है वो दिया हुआ था NJSC, हालांकि वो निरस्त हो गया है। 124 का आयोग के कार्य। 124 ग जो है वो है संसद की कानून बनाने की शक्ति। 125 में न्यायाधीशों के वेतन की बात। अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति यानी CJI। 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तदर्थ यानी जिस अर्थ में नियुक्त किए जाए उसी अर्थ में, तदर्थ। 128 में उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। 128 में मान लो कोई बैठक होती है सुप्रीम कोर्ट की, तो उसमें सेवानिवृत्त रिटायर्ड न्यायाधीश जजेस भी उसमें शामिल हो सकते हैं, अटेंडेंस उसकी हो सकती है वहाँ। 129 में है अब सुप्रीम कोर्ट एज ए अभिलेख न्यायालय। 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान। इसके अलावा 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। 131 का जो है निरस्त किया जा चुका है। 132 में कुछ मामलों में न्यायालयों से अपील में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। उच्च न्यायालयों से अपील में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता जो है वो कुछ मामलों में दी हुई है। 133 में है उच्च न्यायालय से सिविल विषयों से सिविल अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। 132 और 133 आसपास है। 134 में दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपील अधिकारिता। 134 ठीक है। तो 132, 133, 134 जो है उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता दी हुई है यहाँ पर, और अलग अलग मामलों में। 132 में कहा गया है कुछ मामलों में हाई कोर्ट के जो अपीली है वो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की अपील अधिकारिता बंधी हुई है कुछ मामलों में। 133 में है सिविल मामलों में, ठीक है। 134 में 134 का है उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। 135 है विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना, ठीक है, प्रयोक्तव्य होना। 136 में अपील न्यायालय के लिए सुप्रीम कोर्ट की विशेष इजाजत।
137 में निर्णयों या आदेशों का सुप्रीम कोर्ट के की विशेष इजाजत। तो 136 137 विशेष इजाजत से संबंधित हैं। अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट की विशेष इजाजत 136 में है और निर्णयों और आदेशों का उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की विशेष इजाजत 137 में है। 138 में सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में वृद्धि। 139 में कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। 139 में 139 का कुछ मामलों का अंतरण। 139 में क्या लिखा गया है? कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना, यानी कि कुछ रिट निकाल सकती है सुप्रीम कोर्ट 139 के। 139 कुछ मामलों का अंतरण। 140 उच्चतम न्यायालय की अनुषंगिक शक्तियां। 141 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित किसी व्यक्ति का न्यायालयों पर आबद्ध कर होना। ठीक है। इसके अलावा 142 में है उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 144 में है 143 के तहत राष्ट्रपति जो है परामर्श कर सकता है सुप्रीम कोर्ट से। 144 में सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना, सिविल और न्यायिक प्राधिकारी। ठीक है। 144 का जो है निरस्त हो चुका है। 145 न्यायालय के नियम जो है दिए हुए हैं और 146 में है उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक और व्यय और 147 में एक निर्वचन दिया हुआ है। 148 से 151 तक है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक है। हालांकि देखिए अनुच्छेद जो है जो भाग हमारा 5 है संघ सरकार 52 से लेकर के 151 तक है, उसमें अंतिम भाग 5वां जो है वो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG हैं। 148 भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य शक्तियाँ। 150 संघ के कार्य और लेखाओं का प्रारूप और 151 है संपरीक्षा प्रतिवेदन, परीक्षा करेगा लेखा परीक्षक जो उसका प्रतिवेदन। अब राज्यपाल की बात करेंगे तो अनुच्छेद 152 से शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये अब भाग छठा आ गया 152 से लेकर के 237 तक। 152 से 237 तक में भी इसके 6 भाग। 152 साधारण होता परिभाषा दी होती है। 153 से 167 तक जो है कार्यपालिका है। 168 से 212 तक जो है विधानसभा है, मतलब विधानमंडल है, उसमें दिया हुआ है। और 213 में राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ दी हुई हैं और 214 से 232 तक हाई कोर्ट दिया हुआ है और 233 से 237 तक सब ऑर्डिनेट कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय दिए हुए हैं। बात करते हैं राज्यपाल की, तो राज्यपाल के बारे में 152 में परिभाषा दी हुई राज्यपाल के बारे में परिभाषा दी हुई 152 में। 153 में राज्यपाल राज्यों के राज्यपाल दिए हुए हैं। 154 में जो है कार्यपालिका की शक्ति दी हुई है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। 156 में पदावधि। 157 में अर्हताएँ। 158 में शर्तें। 159 में शपथ प्रतिज्ञान। ठीक है। 160 अब मैं फिर से बता देता हूँ ध्यान। 152 में छोड़ दीजिए राज्यों के राज्यपाल। 153 शक्ति जो कार्यपालिका है 154। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। 156 में पदावधि, नियुक्ति फिर पदावधि फिर अर्हताएँ फिर शर्तें। 158 तक आ गए हम। 159 में शपथ प्रतिज्ञान होगी राज्यपाल की। 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्य के कृत्यों का निर्वहन और क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश निलंबन परिहार के 161 के अंतर्गत आ गया, वहाँ पर 72 था। ठीक है। और राज्यों की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार जो है, तो इस प्रकार 152 से 162 तक जो है राज्यपाल के बारे में बात की गई है। 163 से 167 तक ये चार अनुच्छेद जो हैं वो राज्य मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता के बारे में बताते हैं, दोनों के बारे में बता देंगे। 163 में लिखा गया राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है। जिस प्रकार वहाँ 74 में लिखा गया है कि राज्यों को राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद कैबिनेट होगी। इसी प्रकार 163 में यहाँ लिखा गया है राज्यपाल को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध किए गए हैं। ठीक है। 165 में राज्य का महाधिवक्ता। 166 में राज्य का महाधिवक्ता की बात की गई है। ठीक है। राज्य मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता साथ में आ गए। इसके अलावा देखिए राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। इसके अलावा 167 में राज्यपाल को जानकारी देने के लिए आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। ठीक है। तो मुख्यमंत्री जानकारी देने के कर्तव्य रखता है और वहाँ पर जो आर्टिकल है वो 78 हैं। ठीक है। और यहाँ जो है वो 167 हैं। क्यों? क्योंकि 153 से 167 तक कार्यपालिका का अंत होता है। 178 से 212 तक अब विधानसभा शुरू हो जाएगी, तो वहाँ पर भी 78 तक जो है 52 से 78 तक कार्यपालिका है। कार्यपालिका का अंतिम अनुच्छेद जो है वहाँ पर वो है
राष्ट्रपति को जानकारी देने के आदि संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। यहाँ पर जो 167 अंतिम है कार्यपालिका का, उसमें राज्यपाल को जानकारी देने के लिए आदि संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अब 168 से 212 तक है वो राज्य का विधानमंडल यहाँ पर दिया हुआ है। 168 में राज्यों के विधानमंडलों का गठन दिया हुआ है। विधानमंडल राज्य का विधानमंडल 168 से 212 तक है। इसमें 213 भी सम्मिलित हो जाएगा। राज्यों के विधानमंडलों का गठन 168। 169 में राज्यों के विधान परिषदों का उत्साधन और सृजन। 159 में विधान परिषदों का उत्सर्जन। ठीक। 170 में विधान सभा संरचना। ठीक है। 171 की बात करें तो विधान परिषद संरचना। देखिए विधानसभा की संरचना जो है वो 170 में है। 171 में विधान परिषदों की संरचना है। 172 में राज्यों के विधानमंडलों की अवधि। 173 में अर्हता सदस्यों के लिए। ठीक। 174 में सत्र सत्रावसान विघटन विधानमंडल का। 175 में सदनों में अभिभाषण और उनका संदेश भेजने के लिए राज्यपाल का अधिकार। ठीक है। ये जो अधिकार है यहाँ पर 175 में है राज्यपाल के लिए, वही अधिकार राष्ट्रपति के लिए जो होता है 17 भाई संदेश भेजने का अधिकार 52 से 78 तक में वो कौन से में होता है। ठीक है। क्योंकि संदेश भेजने का ये सब अधिकार जो होते हैं वो भाई राष्ट्रपति के होते हैं। तो राष्ट्रपति संदेश भेजने का इस तरह का अधिकार जो है 52 से 78 तक में कौन सा अनुच्छेद है उसमें ये आएगा। ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए वहाँ पर वो संसद में आ जाएगा, कार्यपालिका में नहीं आएगा। संसद में 86वां जो अनुच्छेद है वो है सदनों के अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। और फिर राष्ट्रपति का अभिभाषण भी यहीं 87 में दे रखा, 86 के तुरंत बाद। तो 86 में है संदेश भेजने का अधिकार। भाग संख्या 6 की ओर वापस लौटते हुए 176वां जो अनुच्छेद है, अब देखिए वहाँ पर हम बात कर रहे हैं अभी विधानमंडलों की। 176वां अनुच्छेद है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। जैसे 175 में यहाँ पर दिया हुआ है संदेश, उसके बाद 176 में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अभिभाषण। उसी तरह से वहाँ पर जो है 86 में दिया हुआ है भाई अभी संदेश, और 87 में जो है अभिभाषण दिया हुआ है। सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। 178 में विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष। फिर पद से हटाना, पद त्याग, रिक्ति अध्यक्ष उपाध्यक्ष की 179 में हो जाएगी। 180 में अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का पालन, अध्यक्ष के रूप में उपाध्यक्ष, अन्य व्यक्तियों की शक्ति। ठीक है। 181 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है, पीठासीन उसका पीठासीन न होना। इसके अलावा 81 विधान परिषद का सभापति उपसभापति दिए हुए हैं। देखिए यह लोकसभा के अध्यक्ष विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात राज्य के छठे भाग में जो की गई 178 में की गई है। तो विधान परिषद के सभापति उपसभापति 182 में की गई है। 178 में तो विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, 182 में विधान परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष। 178 के तुरंत बाद 179 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग करना, पद से हटाया जाना। तो 182 के तुरंत बाद सभापति उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना। 178 में तो विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, 179 में अध्यक्ष हटाया जाना वगैरह ढीकड़ा एक पूछ रहा। 180 में जो है अध्यक्छ के पद के कर्तव्यों का पालन, अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का पालन, अध्यक्ष के रूप में कार्य करने अन्य व्यक्तियों की वो बात की गई। तो यहाँ पर भी 182 में जो है विधान परिषद का सभापति उपसभापति, 183 में सभापति उपसभापति पद रिक्त हटाया जाना। इसके अलावा 184 जो है सभापति के पद कर्तव्यों का पालन, सभापति के रूप में अन्य कार्य करने की सभापति उपसभापति की और अन्य व्यक्ति की शक्ति जो है यहाँ पर लिखी गई है। तो तीनों ही लाइन से हैं। 185 में सभापति उपसभापति के पद से हटाया जाना। 185 में क्या लिखा गया है, सभापति उपसभापति पद से हटाए जाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तो उसका पीठासीन न होना। जिस तरह से वहाँ था 180 क्षमा कीजिएगा 178 विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, 179 हटाया जाना। 178 में तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष विधानसभा के, और 179 में हटाया जाना। 180 जो है कर्तव्य का पालन के रूप में अन्य व्यक्ति उपाध्यक्ष भी हो सकता है और अन्य भी। 181 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने के कारण संकल्प कोई विचाराधीन हो, हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। यानी अध्यक्ष उपाध्यक्ष को जब हटाने की बात की जाएगी तब वो पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। 182 में फिर विधान परिषद का सभापति उपसभापति फिर हटाया जाना, फिर अन्य व्यक्ति का सभापति बनना, जैसे उपसभापति अन्य व्यक्ति का। 185 में सभापति उपसभापति कोई पद हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो उसका पीठासीन न होना। 186 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति उपसभापति के वेतन भत्ते दिए हुए हैं। 187 में राज्य के विधानमंडल का सचिवालय,
राज्य के विधानमंडल का सचिवालय 188 में सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा ग्रहण। तो वेतन भत्तों की बात 86 में, 188 में जो है शपथ प्रतिज्ञान दिए हुए हैं। 179 में सदनों के मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। 190 में स्थानों का रिक्त होना। 191 में सदस्यता के लिए इंद्रहरता, ठीक है। 192 में सदस्यों के लिए इंद्रहरता संबंधी विषयों पर संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। 193 में जो दे रखा है वो है अनुच्छेद 188। अनुच्छेद 188 यानी सदस्यों द्वारा शपथ। तो 188 के अधीन शपथ लेने प्रतिज्ञान करने से पहले या अरित न होते हुए निरर्थित किए जाने पर बैठक से मत देने के लिए शास्ति, ठीक। इसके अलावा 194 विधानमंडल के सदनों की उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों और विशेष अधिकार आदि। 195 में है सदस्यों के वेतन एवं भत्ते। 195 में सदस्यों के वेतन एवं भत्ते। 196 में है विधेयकों के पूर्व स्थापन पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। 197 में धन विधेयक से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन। 198 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 199 में धन विधेयक की परिभाषा, ठीक है। वहाँ पर जो धन विधेयक के बारे में बताया गया था वो 110 के आसपास था भाई। उसमें जब हम बात करते हैं ना तो वहाँ 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। उससे पहले 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया दी हुई है। उसके बाद धन विधेयक पर अनुमति है, फिर वार्षिक वित्तीय विवरण है, ठीक है। यहाँ पर जो बात की गई है वो है 199 विशेष प्रक्रिया धन विधेयक के संबंध में, वो 198 में 199 में धन विधेयक की परिभाषा। 200 पर धन विधेयकों पर अनुमति। 201 में धन विधेयक के लिए आरक्षित विधेयक। फिर 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण। 203 में विधानमंडल के प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। इसके अलावा 204 में विनियोग विधेयक। 205 में अनुपूरक अतिरिक्त अनुदान। 206 में लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान। वहाँ भी लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान, अनुदान की बात वहाँ पर की गई है, ठीक है। तो ये प्रत्यानुदान, अपवादानुदान ये वहाँ पर की गई है। तो सेम वहीं पर भी है विनियोग विधेयक, यहाँ पर भी बात है। वार्षिक वित्तीय विवरण के बाद 110 धन विधेयक की परिभाषा। 111 धन विधेयक पर अनुमति। 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। 113 संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया, विनियोग विधेयक। 115 अनुपूरक अतिरिक्त अधिक अनुदान। 116 लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान। 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। 118 प्रक्रिया के नियम। 119 संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि नियमन, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात की जाएगी वो भी इसी तरह से की जाएगी कि 199 धन विधेयक की परिभाषा। देखिए वहाँ पर जो है 110 से जस्ट 9 पहले 109 जो है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। तो यहाँ 199 से जस्ट पहले जो है 198 में भी धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 199 में धन विधेयक की परिभाषा। 200 पर धन विधेयक अनुमति। 201 आरक्षित विधेयक। 202 वार्षिक वित्तीय विवरण। विधानमंडल पर प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। 203 विनियोग विधेयक। 204 अनुपूरक अतिरिक्त अनुदान जो है। 205 लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान। 206 वित्त विधेयकों के संबंध में विशेष उपबंध। 207 208 में प्रक्रिया के नियम। 209 है राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया द्वारा विधि नियमन। 210 में है विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा, तो वहाँ पर भाषा की बात होगी। 212 में न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्रवाई की जांच न किया जाना। न्यायालय द्वारा विधानमंडल की कार्रवाई जांच न किया जाना ये जो है वो आता है 212। और 213 में विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रकाशित करने का राज्यपाल की शक्ति होती है। तो 122 वहाँ पर अनुच्छेद क्या कहता है? 122 कहता है न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना। तो सेम है, एकदम सेम, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे 214 से 225 तक हाई कोर्ट की बात। तो सुप्रीम कोर्ट को उसमें हम तुलना करेंगे। 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की बात की गई है, ठीक। 215 में अभिलेख न्यायालय होना, ठीक है। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जो है अभिलेख न्यायालय होना। 216 में गठन दिया गया हाई कोर्ट का। 217 में न्यायाधीश नियुक्ति पद की शर्तें। 218 में दिया हुआ है संबंधित न्यायालय का उच्च न्यायालयों में लागू होना। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित उच्च न्यायालयों का उच्चतम न्यायालयों से संबंधित कुछ उपबंधों का हाईकोर्ट में लागू होना। 219 में क्या है? हाईकोर्ट के न्यायाधीश द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 220 में स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन। 221 न्यायाधीशों के वेतन। 222 न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय के से दूसरे न्यायालय में अंतरण 222 में आ जाएगा। 223 कार्यकारी प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक है। 224 में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। 224 का जो है
वह उच्चतम न्यायालयों में बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। 225 थे विद्यमान उच्च न्यायालयों जो हाई कोर्ट हैं उनकी अधिकारिता। 226 में रिट निकालने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। 226 का निरस्त किया जा चुका। 227 जो है न्यायालयों के अधीक्षण की जो है सभी न्यायालयों के अधीक्षण की हाईकोर्ट की शक्ति। ठीक। 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालयों का अंतरण। कुछ मामलों का उच्च न्यायालयों का अंतरण 228 का निरस्त हो चुका। 229 में लिखा उच्चतम न्यायालयों के अधिकारी सेवक व्यय। 230 में लिखा गया न्यायालयों का अधिकारिता संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार। इसके अलावा 231 में लिखा गया 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना। और 232 व्याख्या थी निरस्त की जा चुकी हैं। अधीनस्थ न्यायालय की बात करें तो 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 233 का जो है जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का उनके कार्य निर्णय आदि का विधि मान्यकरण। 234 में न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। 236 निर्वचन। 237 कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इसके अध्याय के उपबंधों का लागू होना। 238 भाग जो है 7 जो है वो निरस्त किया जा चुका है 238 अनुच्छेद को। था ये राज्य के भाग 4 के प्रावधानों का पहली अनुसूची के भाग बी में लागू होना। ठीक है, 238 अनुच्छेद था, क्या था? राज्य के भाग 4 के प्रावधानों का पहली अनुसूची के भाग बी में लागू होना। ठीक है, 239 से 242 तक जो है संघ राज्य क्षेत्र की यहाँ पर बात की जाएगी। देखिए संघ राज्य क्षेत्र में 239 है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। 239 का है कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के स्थानीय विधानमंडलों या मंत्री परिषदों का या दोनों का सृजन। 239 क लिखा हुआ है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध, वो इसी 239 के क के अंतर्गत आता है। कुछ राज्य क्षेत्रों स्थानीय विधानमंडलों या विधान मंडलों के अलावा मंत्री परिषदों का अध्ययन या दोनों का सृजन करना है, तो वो 239 क के अंतर्गत और इसी 239 क के अंतर्गत आ जाएगा 239 क, तो वो आ जाएगा दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। 239 क ख है वो है संवैधानिक तंत्र की विफल हो जाने की दशा में उपबंध। 239 क के अंतर्गत 2 क और क ख हो गए। अब 239 क के अंतर्गत ये 2 आ गए, तो अब ख जो है वो उसकी बात कर लेते हैं। 239 ख जो है विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासन की शक्ति। 240 है कुछ राज्य क्षेत्रों के विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। 240 में 241 में राज्य क्षेत्रों के लिए हाईकोर्ट और 242 में कुर्ग जो निरस्त किया जा चुका है। अब बात करते हैं 243 की परिभाषाएं, तो पंचायत से शुरू हो जाएगा। 243 में परिभाषाएं दी हुई है। 243 क में ग्राम सभा, ख में पंचायतों का गठन, ग में संरचना और घ में स्थानों का आरक्षण। ठीक है, स्थानों का आरक्षण घ में बात की गई। अंग में पंचायतों की अवधि। ठीक, ए बी सी डी ई हो गया। एफ में सदस्यता के लिए निर्भरता और जी में जो है पंचायतों की शक्ति प्राधिकार उत्तरदायित्व। एच में है पंचायतों द्वारा अधिरूपित करने कर अधिरूपित करने की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ। और वित्तीय स्थिति की पुनरावलोकन के लिए जो वित्त आयोग का गठन है वो अगला है। और पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा और पंचायतों के लिए निर्वाचन। इसके अलावा संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना। इसके अलावा इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू होना। इसके अलावा विद्यमान विधियां और पंचायतों का बना रहना। फिर निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, ये हो जाएगी। तो हम एक बार बात कर लेते हैं। देखिए ए है ग्राम सभा। 243 ए की बात करूँ, 243 में तो दी हुई परिभाषा 243 ए की बात करूंगा मैं, ऐसे ध्यान रखना। 243 ये सारे ए बी बोल रहा हूँ मैं। ए है ग्राम सभा, बी गठन पंचायतों का, सी पंचायतों की संरचना, डी स्थानों का आरक्षण, ई पंचायतों की अवधि, एफ सदस्यता के लिए निर्भरता, जी पंचायतों की शक्ति या प्राधिकार और उत्तरदायित्व, एच पंचायतों द्वारा कर रुपये, आई वित्तीय स्थिति पुनरावलोकन, जे पंचायतों के लेखा की संपरीक्षा, के पंचायतों का निर्वाचन, एल संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना और एम कतिपय क्षेत्रों का लागू न होना। फिर देखिए एम 243 एन है विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। ओ है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। ठीक है, ओ पे खत्म हो गया ये पंचायत। पी से शुरू होगा नगर पालिका। पी में नगर पालिका की परिभाषा, क्यू में गठन, आर में संरचना, एस में वार्ड समितियों का गठन संरचना और टी में स्थानों का आरक्षण, यू में अवधि
V में निर्भरताएं, W में न्यायपालिका, नगरपालिका आदि की शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व। X में है नगरपालिकाओं द्वारा कर आरोपित करने की शक्ति, उनकी निधियां। Y में है वित्त आयोग। Z में है नगरपालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा। Z के बाद ZA है, वो है नगरपालिकाओं के निर्वाचन, ठीक है, लेखाओं की संपरीक्षा। Z जो है उससे जुड़े हुए हैं बाकी सारे। ZB जो है, ZB है संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना। ZA, ZB, ZC जो है इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू न होना, ठीक। ZD जो है वो जिला योजना के लिए समिति। ZE जो है महानगर योजना के लिए समिति। ZF जो है वो है विद्यमान विधियों और नगरपालिकाओं को बना रहना। और ZG जो है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप का वर्जन यहाँ पर दिया हुआ है। सहकारी समिति ZG के बाद ZH से शुरू होकर के ZT तक चलती है। सहकारी समिति में ZH में परिभाषा, ZI में सदस्यों के पदाधिकारियों और संख्या और कार्यकाल, ZJ में बोर्ड के सदस्यों को चुनाव, ZK में बोर्ड की बर्खास्तगी, निलंबन और अंतरिम व्यवस्था, ZL में सहकारी समितियों के लेखा का अंकेक्षण, ZM में सदस्य सभा की बैठक आउट करना, ZN में सदस्यों का सूचना पाने का अधिकार, ठीक। ZO में रिटर्न, ZP में अपराध एवं दंड, और ZQ जो है बहुराज्यीय सहकारी समितियों का आवेदन। ZR जो है वह संघ क्षेत्रीय क्षेत्रों को लागू होना, और ZS जो है वर्तमान कानूनों का जारी रहना। ZS के बाद ZT कहाँ गया, गड़बड़ कर दी मैंने, मुझे लगता है। ZH से लेकर ZH में परिभाषा, ZI, ZJKLMNOPQR ही है। T कहाँ गई, ZT कहाँ मर गया, खैर इसमें मिस हो गया होगा कुछ न कुछ। देखिए HIJKLMNOPQRS यहाँ बात की गई। ZT तक है या खैर उसमें ZH तक दिया हुआ है, ZRS तक दिया हुआ है, तो उसका क्या कर सकते हैं। भाग संख्या 10 की बात करें तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र की बात की गई। 2 अनुच्छेद है 244 और 244 का। अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का प्रशासन दिया हुआ है 244 में। 244 का में असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना, उसके स्थानीय विधानमंडल और मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन करने के बाद 244 का में दी हुई है। 244 का में असम के बारे में विशेषतः जोड़ा गया है, अन्य के बारे में जोड़ा जाएगा तो 244 ख के तहत जोड़ा जा सकता है। अब बात करते हैं भाग संख्या 11 की, तो वो है संबंधों की बात होती है, ठीक है। 245 से लेकर 263 तक के अनुच्छेद जो है वो संघ और राज्यों के बीच संबंध भाग संख्या 11 है, उसके अनुच्छेद माने जाते हैं। भाग संख्या 11 में इसका विभाजन 2 तरह से कर सकते हैं। 245 से 263 तक में 245 से 255 तक को हम कह देंगे विधायी संबंध, और फिर हम 256 से 263 तक को प्रशासनिक संबंध के रूप में जानेंगे। तो सबसे पहले राज्यों के और संघ के बीच में जो विधायी संबंध है 245 से 255 तक, वो देख लेते हैं। 245 में है संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। संसद के द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई जो विधियां हैं उनका विस्तार 245 में। 246 जो है संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु, तो 245 में है उनके द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, 246 में उनकी विषय वस्तु, और 246 क में है GST के संबंध में विशेष प्रावधान। 247 में है कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना, उपबंध करने की संसद की शक्ति। 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। 249 में राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति 249 में आ जाएगी। 250 में यदि आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति आ जाएगी। यदि आपातकाल हो तो 250 अनुच्छेद कहता है कि संसद शक्ति कानून बनाएगी, और सामान्यतः राष्ट्र हित में बनाने हैं तो 249 के तहत आ जाएगा। 249, 250 संसद की राज्य के बारे में कानून बनाने की शक्तियों के बारे में बताया गया है। इसके अलावा 251 में कहा गया है कि 249 और 250 के अधीन बनाई जाने वाली विधियों और राज्य विधान द्वारा बनाई गई विधियों से असंगति होना, यानी मान लो संसद द्वारा बनाई गई विधि है और राज्य विधान द्वारा बनाई गई विधि है 249 और 250 के तहत, अगर वो असंगत है तो इस स्थिति में क्या होगा कि केंद्र की जो है वो नीति लागू हो जाएगी। 252 जो है वो कहता है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य विधि द्वारा अंगीकार किया जाना। तो 249 में
हित में संसद सख्ती बना देगी राज्य सूची पर। राज्य सूची पर अगर आपातकाल है तो संसद बना ही देगी 250 में। 251 में अगर 249 में जो कि राष्ट्र हित में बनाती है कानून संसद वो, और 250 में जो कि आपातकाल में बनाती है वो, उन दोनों के द्वारा बनाई गई विधियों के बीच में असंगति है ऐसी स्थिति 251 में बताई गई है। 252 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से संसद शक्ति बना देगी राज्यों के राज्य सूची पर, और बाद में कोई किसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना भी 252 के अंतर्गत ही आता है। यानी सहमति से 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए बना भी देगी, और बाद में अगर कोई मान लो स्वीकार भी करना चाहता तो वो भी 252 के अंतर्गत आ जाएगा। 253 है अंतर्राष्ट्रीय करारों के प्रभावी करने के लिए विधान। 254 में है संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। 254 में क्या, संसद के द्वारा बनाई गई विधि और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति आती है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, 254 में दिया गया है। तो 200 फिर जो एक असंगति लिखी गई थी वो 251 है, वो है संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और 50 के अधीन बनाई गई विधियां हैं उनके अंतर्गत कोई मान लो आता है तब, और 254 सामान्य रूप से असंगति होती तब। 255 क्या है, सिफारिशों एवं पूर्व मंजूरी के बाद अपेक्षाओं का केवल प्रक्रिया के रूप में रहना। तो इस प्रकार ये 255 तक हमने पढ़ लिया विधायी संबंधों को। प्रशासनिक संबंधों की बात करें राज्यों और इनकी, तो 256 में है राज्यों की संघ की बाध्यता और राज्यों की और संघ की बाध्यता। 257 में कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। 257 का जो राज्यों को सशस्त्र बलों और संघ के अन्य बलों की तैनाती में सहयोग देता था, हालांकि वो निरस्त किया जा चुका है, तो 257 का अब नहीं है। 258 है कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने की आदि संघ की शक्ति, कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति दे सकता संघ। 258 का संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति। 258 में तो क्या गया है, राज्यों को शक्ति देता है संघ, संघ की राज्यों को शक्ति प्रदान करने की संघ की शक्ति। 258 का में जस्ट उल्टा हो जाएगा, संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति। 259 निरस्त किया जा चुका। 260 कहता है भारत के बाहर राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता, भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों में संघ की शक्ति होगी। 260 ऐसा कहता है। 261 में सार्वजनिक कार्य, अभिलेख, न्यायिक कार्यवाहियां। 262 में अंतर्राज्यीय नदी दूनों आदि के संबंध में विवादों का न्याय निर्णय 262 में आ जाएगा। 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में 263 में बात की गई। तो इस प्रकार अंतर्राज्यीय परिषद अंतिम आर्टिकल है जिसके बारे में बताया गया है, और नदी के इनके बारे में जो विवाद होते हैं उनमें 262 की बात की जाएगी। इसके बाद भाग 11 की बात खत्म करते हैं। भाग 12 जो है 264 से लेकर के 300 क तक शामिल हैं। इसके अंतर्गत सारी चीज़ें आती हैं। उनके अंतर्गत क्या नहीं आता बताइए मेरे को। इनके अंतर्गत संपत्ति का अधिकार भी सम्मिलित हैं। इसके अंतर्गत और क्या क्या आता है, अधिकार आते हैं, भाई वित्त की बात होती है, वित्तीय संबंधों की बात होती हैं, सरकार के अधिकार दायित्व आते ही आते हैं, संपत्ति का अधिकार भी आता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो 264 से शुरू करते हैं 300 का तक। 264 से लेकर के 293 तक के अनुच्छेद जो हैं, 264 से 293 तक, उसको हम कहते हैं संघ राज्य वित्तीय संबंध, ठीक। 294 से लेकर के 300 तक जो है वो है संघ सरकार के अधिकार और दायित्व, एक अलग से अध्याय है, और पीछे वाले जो अध्याय हैं छोटे वाले अध्यायों में ये सम्मिलित हैं। सरकार के अधिकार और दायित्व, ये कौन सा अध्याय है बताइएगा। सरकार के अधिकार और दायित्व, राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, ये अध्याय संख्या 67 है, 67 अध्याय है ये। तो भाग संख्या 12 जो है 264 से लेकर 300 का तक है, उसमें 264 से लेकर के 293 तक जो है वो संघ और राज्यों के वित्तीय संबंधों की बात की गई है। 264 से लेकर के 293 तक। 294 से 300 तक जो है सरकार के अधिकार और दायित्वों की बात की गई है, और 300 का जो है संपत्ति का अधिकार है वो बात हो गई है। उसके बाद भाग संख्या 13 की बात हो जाएगी, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की बात होती है। तो 307 तक ये अनुच्छेद है, इनको हम बढ़ लेते हैं। 301 कहता है व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। 302 पर है व्यापार, वाणिज्य, समागम पर निर्बंधन आरोपित करने की संसद की शक्ति। 301 की स्वतंत्रता बताई हुई है, और इस स्वतंत्रता को 302 के तहत संसद रोक सकती है। 303 व्यापार वाणिज्य के संबंध में संघ राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन। व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन, ठीक है। तो संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन जो है 303 में लिखा गया है। 304 में है राज्यों के बीच में व्यापार वाणिज्य समागम पर निर्बंधन। राज्यों के बीच में व्यापार वाणिज्य समागम नहीं होगा,
ठीक है। इसके अलावा 305 में उस पर निर्बंधन लिखा हुआ, कैसे होगा कैसे नहीं होगा वो सब बताया हुआ विस्तार से। 305 में विद्यमान विधियों और राज्यों के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। 306 में पहली अनुसूची के भाग बी में उल्लिखित राज्यों की व्यापार वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति। और 307 में 301 से 304 तक के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति करेंगे। 301 में क्या है, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता। 302 में व्यापार वाणिज्य के समागम पर जो निर्बंधन आरोपित करने की संसद की शक्ति आ जाएगी 302 में। 303 में व्यापार वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन हो जाएगा, संघ राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंध आ जाएगा 303 में। 304 में संघ राज्यों के बीच में व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन जो है, इन सब को निर्बंधित करने के लिए अनुच्छेद 103 से 4 तक जो है, इनके लिए 307 में एक प्राधिकारी की नियुक्ति की बात की गई है। 306 हालांकि निरस्त हो चुका। 305 एक बचा हुआ है और वो ये कहता है कि विद्यमान विधियों और राज्यों के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। फिर देखिए भाग संख्या आ जाएगा 14 जो है लोक सेवाएं, मतलब भाग संख्या 14 जो है उसमें लोक सेवाएं और लोक सेवा आयोग की बात की गई है। तो 308 से लेकर के 323 तक के अनुच्छेद जो आते हैं भाग संख्या 14 के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, लोक सेवाएं और लोक सेवा आयोग की बात वहाँ पर की गई है। 308 से 314 तक जो है वो लोक सेवाओं की बात की गई है। 308 में निर्वाचन है। 309 में जो है संघ राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तें दी हुई है, भर्ती और सेवा शर्तें। 310 में हो जाएगी उनकी पदावधि। ठीक, इसके अलावा 311 में हो जाएगी संघ राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत करना, पद से हटाया जाना, अवनत किया जाना 311 में। 312 में अखिल भारतीय सेवाओं की बात की गई है। 312 क में जो है कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा शर्तों में परिवर्तन करके उन्हें प्रतिसंहत करने की संसद की शक्ति है। 313 में संक्रमणकालीन उपबंध दिए हुए हैं। 314 निरस्त किया जा चुका है। 315 से लोक सेवा आयोग की बात हो जाएगी। 315 में लोक सेवा आयोग संघ और राज्यों के लिए बात की गई है। 316 में सदस्यों की लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। 317 में लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना, निलंबित किया जाना। 318 में आयोग के सदस्यों कर्मचारी वृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति और आयोग के सदस्यों के बारे में। इसके अलावा 319 में आयोग के सदस्यों कर्मचारी वृंद और सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति हो जाएगी 319 में। देखिए 318 कहता है आयोग के सदस्यों और कर्मचारी वृंद की सेवा शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति। 319 में कहता है आयोग के सदस्य कर्मचारी वृंद की सेवा शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति। मतलब ये एकदम सेम कैसे हो गया। 320 है लोक सेवा आयोगों के कृत्य। 321 में क्या हो जाएगा, लोक सेवा आयोग के कृत्यों के विस्तार करने की शक्ति। 322 में क्या है, लोक सेवा आयोगों के व्यय। 323 में प्रतिवेदन लोक सेवा आयोगों के। 14 क भाग जो हो जाएगा वो हो जाएगा 14A है, वो उसका नाम है अधिकरण। उसमें दो ही आर्टिकल है, 323 क और 323 ख। 323 क में प्रशासनिक अधिकरण के बारे में बताया गया है और 323 ख में अन्य विधियों के लिए अधिकरण दिए हुए हैं। तो 323 क में केवल प्रशासनिक अधिकरण और अन्य अधिकरणों की बात 323 ख में की गई है। भाग संख्या 15 की बात करें तो वो है निर्वाचन। 324 से लेकर के 329 तक इसमें बात की गई है। 329 क हालांकि निरस्त किया जा चुका है। भाग संख्या 15 की बात करें इलेक्शन की। 324 कहता है निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण जो है निर्वाचन आयोग के पास होंगी 324 में। 325 कहता है धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना, उसके लिए किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा किया जाना, ये 325 में हो जाएगा। 326 में लोक सेवा और राज्य की विधानसभाओं के लिए, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना 326 दिया हुआ है। 327 में विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति हो जाएगी। 328 में हो जाएगी विधानमंडल की निर्वाचनों के संबंध में उस विधानमंडल की शक्ति हो जाएगी। 327 में तो संसद की शक्ति हो जाएगी विधानमंडलों के बारे में, निर्वाचनों के संबंध में, और 328 में हो जाएगी विधानमंडल की ही उस के बारे में शक्ति। 329 क्या हो जाएगी, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। 329 का निरस्त किया जा चुका, हालांकि इसमें था प्रधानमंत्री और लोकसभा सदस्य के मामले में संसद के लिए चुनाव संबंधी विशेष प्रावधान दिए हुए हैं। अब 330 से लेकर के 342 तक का अनुच्छेद जो है वो भाग संख्या 16 के अंतर्गत आएगा और भाग संख्या 16 में आते हैं कुछ विशेष उपबंध किसी विशेष वर्गों के लिए। 330 कहता है लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। 331 कहता है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 332 कहता है राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का स्थान। तो देखिए 330 में तो क्या कहता है लोकसभा में आरक्षण SC ST के लिए। 331 में आंग्ल भारतीय, ठीक, लोकसभा में। 332 में कहता है SC ST विधानसभाओं में आरक्षण। 333 में हो जाएगा आंग्ल भारतीयों के लिए, ठीक, 333 आंग्ल भारतीयों के लिए विधानसभा में। 334 70 वर्ष पश्चात सीटों का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व की समाप्ति।
335 जो है सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जाति और जनजातियों के दावे यहाँ पर दिए हुए हैं। 335 में कहा गया सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों जनजातियों के दावे। 336 में हो जाएगा आंग्ल भारतीय समुदाय के विशेष उपबंध। 337 में आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध। 337 दोनों आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए हैं। 338 हो जाएगा अनुसूचित जाति आयोग। 338 क हो जाएगा जनजाति आयोग। 338 ख हो जाएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। 338 अनुसूचित जाति आयोग, 338 अनुसूचित जनजाति आयोग, 338 ख जो है 338 और 338 क और 338 ख जो हैं। पहले ये 338 एक मूल ही था, फिर 338 क और 338 ख को भी बाद में जोड़ दिया गया। 339 में दिया हुआ अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन, अनुसूचित जातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। 341 में अनुसूचित जातियां कौन होगी। 342 में लिखा हुआ है अनुसूचित जनजातियां कौन होगी, और 342 में जो अनुसूचित जनजातियां होगी उसके तहत ही 342 ख जो है 342 क सॉरी वो है सामाजिक और राज्य शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग जो है, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद भाग संख्या 17 की बात होती है, वो है राजभाषा। 343 से 351 तक के अनुच्छेद इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, बात करते हैं 343 में 344 में, तो वो है संघ की राजभाषा और राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। 343 में संघ की राजभाषा, 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की शक्ति। 345 में हो जाएगी राज्य की राजभाषा और राजभाषाएं। 346 में एक दूसरे राज्य के बीच में और किसी राज्य के बीच पत्र आदि की राजभाषा। 346 में राज्य की जनसंख्या के अनुपात द्वारा बोले जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध दिए हुए हैं। तो 343 और 44 संघ की भाई मतलब संघ की राजभाषा हो जाएगी। 344 345 सॉरी ध्यान दीजिएगा 343 से 351 है ना, 343 और 344 ये दो तो हो गए संघ के लिए। संघ की राजभाषा 343 में दी और 344 में कहा गया कि राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति क्या होगी। ठीक है, 345 346 347 ये हो जाएगी राज्य की राजभाषाओं में। तो राजभाषाएं जो प्रादेशिक राजभाषाएं उसमें आ जाएगी। तो 345 में कहा गया राज्य की राजभाषा और राजभाषाएं कौन कौन सी होगी। 346 में कहा गया एक दूसरे के बीच में या संघ और राज्य के बीच में जो पत्र आदि की परिभाषा होगी राजभाषा होगी वो क्या होगी। और 347 में कहा गया किसी राज्य की जनसंख्या के अनुपात द्वारा बोले जाने वाली भाषा के अनुपात में संबंध। तो 300 ये प्रादेशिक भाषाएं थी। 348 349 जो है वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बारे में परिभाषा दी हुई है। 348 में कहा गया उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में मतलब हाई कोर्ट के बारे में मतलब न्यायालय की परिभाषा क्या भाषा क्या होगी, न्यायालय की भाषा के बारे में बताया गया है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों विधेयकों आदि के प्रयोग की जाने वाली भाषा जो 348 में आ जाएगी। 349 में क्या है भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने की विशेष प्रक्रिया हो जाएगी। 350 में है 351 में है कुछ अन्य उपबंध। 350 है व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन के प्रयोग की जाने वाली भाषा। और 351 क और ख भी बने हुए सॉरी 350 के अंतर्गत 350 क और ख भी बने हुए। 351 में हो जाएगा हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए हुए हैं। ठीक है, 350 क क्या था वो बता देता हूँ। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं दी हुई हैं। और 350 ख में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी दिए हुए हैं। अब हम बात करते हैं आपातकालीन प्रावधान भाग संख्या 18 की, वो है आपातकाल की घोषणा। आपातकाल की उद्घोषणा 352 से लेकर 360 तक राष्ट्रीय आपातकाल की आपातकालीन प्रावधान जो है भाग संख्या 18 में दिए हुए हैं। आपातकाल की जो उद्घोषणा वो 352 में, उद्घोषणा का आपात की उद्घोषणा का प्रभाव 353 में। 54 में क्या होगा आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना, तब भी मतलब राजस्व लागू रहेगा। 355 में बाह्य आक्रमण आंतरिक अशांति से संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य लिखा गया है। 356 में कहा गया है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर दशा में उपबंध क्या होगा। 357 में कहा गया है कि अनुच्छेद 356 के अधीन की उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग जो है 57 में लिखा गया है। 358 में आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन हो जाएगा। 358 में ऐसा लिखा गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 358 बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, 359 जो है उसमें लिखा गया है आपातकाल के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। ठीक है, और 359 का लिखा गया है इस भाग का पंजाब राज्य पर लागू होना वो निरस्त किया जा चुका, हालांकि पंजाब राज्य के लिए विशेषता जोड़ा गया था क्योंकि 359 क्या कहता है आपातकाल के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन यह दिया गया है और फिर उसके तहत राज्यों के बारे में जोड़ा गया है। 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में दिया गया है। तो 352 राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा दी गई है और फिर उद्घोषणा का प्रभाव 353 में, और आपातकाल की उद्घोषणा राजस्व तब भी लागू होंगे 354 में।
355 में क्या है, बाह्य आक्रमण आंतरिक अशांति से संरक्षा करने का संघ कर्तव्य है, संघ ऐसा करेगा। 356 में लिखा गया है राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाएगा तो राष्ट्रपति शासन। 357 में मतलब ये लिखा गया कि 356 में जो राष्ट्रपति शासन लगेगा उसकी उद्घोषणा के अधीन विदेशी शक्तियों का प्रयोग कैसे होगा, वो 357 में। 358 में क्या लिखा गया है, अनुच्छेद 19 के उपबंध निलंबित हो जाएंगे। 359 में लिखा गया आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निलंबन हो जाएगा। 364 में क्या कहा गया है, 58 और 59 जो है दो अधिकारों का निलंबन करने के बारे में है। 358 तो कहता है अनुच्छेद 19 का निलंबन हो जाएगा। 359 कहता है कि भाग 3 के अधिकार, मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है वो 359 में लिखा गया है। फिर इस तरह से पंजाब राज्य पर लागू हुआ था ये, हालांकि निरस्त किया जा चुका। 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में कहा गया है। 361 से लेकर के 367 तक जो है अनुच्छेद वो आ जाएंगे 19 के अंतर्गत। ध्यान दीजिएगा, 361 में राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज प्रमुखों का संरक्षण दिया हुआ है। ठीक है, विविध प्रावधान है कुल मिला के इनको कहते हैं हम। भाग 19 है, इसको प्रकीर्ण भी कहते हैं, विविध प्रावधान भी कहते हैं, मिससेलेनियस भी कहते हैं। 361 में तो राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज प्रमुखों का संरक्षण। ठीक, 361 का कहता है संसद और राज्य के विधानमंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण। 361 ख कहता है लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निर्भरता। 362 लिखा जो है निरस्त किया जा चुका है। 363 कहता है कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। 363 का देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी उपाधियों का अंत। और 364 में महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के लिए विशेष उपबंध। 365 में संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव क्या होगा। ठीक है, 366 में परिभाषाएं और 367 में निर्वचन दिया हुआ है। तो 361 से 367 तक विविध प्रावधान भाग संख्या 19 समाप्ति होगी। 20वां भाग जो है 368 एक अनुच्छेद है, संविधान संशोधन की शक्ति वहां पर दी हुई है। संशोधन करने की संसद की शक्ति है और उसकी प्रक्रिया क्या है वो पूरी इसमें दी हुई है। भाग संख्या 21 की बात करें तो 369 से लेकर के 392 तक के अनुच्छेद भाग संख्या 21 के अंतर्गत आते हैं। इसको हम कहते हैं अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। ठीक है, उसमें सबसे पहले देखते हैं 369 से शुरू करके 392 तक इसमें है। तो देखिएगा 392 तक है। तो 369 में तो कहा गया है कि राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची के विषय में हो। 369 में यह कहा गया कि राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की जो शक्ति वो इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची के विषय हो। ऐसे विषय 369 में दिए हुए हैं। 370 में कहा गया जम्मू कश्मीर के संबंध में कुछ अस्थायी उपबंध थे। 371 में महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध दिया हुआ है। 371 में महाराष्ट्र और गुजरात। 371 क नागालैंड। 371 ख असम। ग तो इसको ए भी कर लेता हूँ मैं। 371 ए तो नागालैंड के लिए, बी हो जाएगा असम के लिए, सी हो जाएगा मणिपुर के लिए, डी हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के दोनों के लिए। ठीक है, ई हो जाएगा आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। एफ हो जाएगा सिक्किम, जी हो जाएगा मिजोरम, एच हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, आई हो जाएगा गोवा और जे हो जाएगा कर्नाटक। तो इस तरह से ये है। 372 में विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन लिखा गया है। विधियों का अनुकूलन और राष्ट्रपति की शक्ति जो है 372 के अंतर्गत आ जाएगी। 373 में निवारक निरोध के बारे में व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं के आदेश की राष्ट्रपति की शक्ति। 374 क्या है, संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों और संघ न्यायालय में या सपरिषद हिज मजेस्टी के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध दिया हुआ है। 375 में संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों, प्राधिकारियों, अधिकारियों का कृत्य बना रहना। 376 में हाईकोर्ट के जजेस के बारे में उपबंध दिया हुआ है। ठीक है, 377 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध दिया हुआ है। 378 में लोक सेवा आयोगों के बारे में उपबंध दिया हुआ है। 378 क में आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध दिया हुआ है। 379 में क्या हो जाएगा, प्रांतीय एवं ये निरस्त किया जा चुका। वैसे 380 भी निरस्त है, 381 भी निरस्त है, 382 निरस्त है, 383 निरस्त है, 384 निरस्त है, 385 निरस्त है, 386 निरस्त है, 387 निरस्त है, 388 निरस्त है, 389 भी निरस्त है, 390 भी निरस्त है, 391 92 बचे हुए हैं। 391 में कहा गया है कतिपय आकस्मिकता में पहली एवं चौथी अनुसूची में संशोधन की राष्ट्रपति की शक्ति।
पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन की राष्ट्रपति की शक्ति जो है 391 में दी हुई है और 392 में दी हुई है कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति। इसके बाद भाग संख्या 393 से 395 तक जो भाग संख्या 22 है उसमें दिया हुआ है संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ दिया हुआ है ऐसे करके आदि चीज़ें जोड़ी हुई हैं। 393 उसमें लिखा हुआ है संक्षिप्त नाम, 394 प्रारंभ, संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरस्त। ये पूरा 4 अनुच्छेद हैं। चारों अनुच्छेदों के मतलब 393 से 95 वैसे 3 है पर एक 394 का क भी जोड़ा हुआ है तो 4 अनुच्छेद इसमें है और 4 जो है चारों के नाम जो है वो संघ इसका पूरे भाग का नाम हो जाएगा। संक्षिप्त नाम 393, प्रारंभ 394, हिंदी में प्राधिकृत पाठ 394 क और 395 निरस्त। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाग का 22वें का संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरस्त। तो 393, 394, 394 का और 395 इस तरह से ये पाठ का नाम ये वगैरह सब हो जाएगा। और इस प्रकार हमने पूरे 395 अनुच्छेद को देख लिया है बस ये 1 घंटे और 15 मिनट में।